अच्छा, एंगुलर जेएस टॉपिक है, देखते हैं दोनों को, वर्डप्रेस को भी देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं किसी क्लास में। अच्छा, एंगुलर जेएस टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है, अब एंगुलर जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। सिर्फ स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन ऐसा होता है जिसके अंदर हमें थ्योरी कवर करनी पड़ेगी ताकि थोड़ी बहुत नॉलेज हमें मिल जाए एंगुलर जेएस की ये होती क्या है और बेसिकली हम एंगुलर जेएस में काम किस तरह कर रहे होते हैं या इसको किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बेशक आपको शायद अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही समझ में ना आए या आप मतलब बाय द टाइम आप समझ जाएंगे। ठीक है, मेहनत थोड़ी ऐसी करनी पड़ेगी इसके अंदर कि वो जो पूरा पैटर्न है ना काम करने का, पूरा कह सकते हैं आप वेबसाइट का जो डिज़ाइन पैटर्न होता है, यूज़र के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, मैं एज अ डेवलपर बात कर रहा हूँ। डेवलपर के पर्सपेक्टिव से एक वेबसाइट का, एक वेब एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन पैटर्न होता है कि आप किस पैटर्न से उसको डिज़ाइन करते हैं, उसकी लुक नहीं, उसके कोड की बात कर रहा हूँ कि आप किस तरह से उसको उसका जो कोड वगैरह है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पर बात होगी। तो वालेकुम अस्सलाम, इस पे बात करेंगे यहाँ पर। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस पे प्रैक्टिस ज़रा अच्छी हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, आपके लिए भी बहुत बेहतर हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आगे फिर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जी। एंगुलर देख सकते हो क्या होती है। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हम एंगुलर जेएस को ही चूज़ करते हैं, क्या वजह है। ठीक है, और इसके अलावा एनालिसिस है एमवीसी के ऊपर। बेसिकली एमवीसी एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आएगा। यानी समझें कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ तो एमवीसी पढ़ लेंगे, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है एमवीसी का आगे के तमाम सेमेस्टर्स से। आगे के सेमेस्टर्स के अंदर एमवीसी मतलब आपके लिए ऐसा है कि आपको लाजमी आना ही आना है, आप हर मॉड्यूल में एमवीसी को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी आपने करनी होगी। तो कोशिश करेंगे कि अब ये स्टार्ट कर लें और ऐसा हो जाए कि आपसे आगे भी कोई पूछे कि यार एमवीसी क्या होता है तो आप उसको बता सकेंगे भाई एमवीसी इस चीज़ का नाम है या ये एमवीसी ये होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है एमवीसी एंगुलर जेएस का यहाँ पर। तो बेसिकली ज़रा देखें क्या क्या होती है एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस इज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाने के काम आता है। क्या मतलब है ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस का, एनीवन? जी हाँ, इंटरनेट कह सकते हैं, इंटरनेट बेस या जो ब्राउज़र बेस, यानी ये जो ब्राउज़र के ऊपर बेसिकली हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, जिन वेबसाइट्स को या जिन भी एप्लीकेशंस को हम ब्राउज़र के ऊपर व्यू करते हैं। ठीक है, सारी ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस हैं और उन सारी एप्लीकेशंस या उन एप्लीकेशंस के लिए बेसिकली एंगुलर जेएस को यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये लाज़मी नहीं है कि एंगुलर जेएस को यूज़ किया जाए, और भी फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि आप मल्टीपल फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहे होते हो जावास्क्रिप्ट के। आपको लगता है यार ये वाला फंक्शन इस फ्रेमवर्क से ज़्यादा शॉर्टली लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपने एंगुलर जेएस लिख ली। आपको लगता है यार ये वाला फंक्शन मैं रिएक्ट से अच्छा लिख सकता हूँ, तो आप वहाँ रिएक्ट में काम कर सकते हो। आपको लगता है यार मैं ये फ्रंट एंड की जो लॉजिक है ये मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट से अच्छी लिख सकता हूँ, तो आप जावास्क्रिप्ट से लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि आप पे मतलब बिल्कुल ही 100% लाजिम है कि आपने कोई एक फ्रेमवर्क लेके चलना है और उसी पे काम करना है। ठीक है, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स के साथ ही काम कर रहे होते हैं यूजुअली जब भी हम डिजाइनिंग या डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो जो फ्रंट एंड के लोग होते हैं वो मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को भी लेके चल रहे होते हैं। जब उनको लगता है कि यार ये सिंटेक्स, फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स अगर बना रहा हूँ तो मुझे पता है और सबको पता है कि रिएक्ट जेएस जो है ना उसके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं कभी भी एंगुलर जेएस को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखूंगा, मैं रिएक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा। या मुझे लगता है कि भाई मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट में जो है ना वो फॉर्म हैंडलिंग अच्छी कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट में फॉर्म हैंडलिंग करने की कोशिश करूंगा। वालेकुम अस्सलाम। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से फ्रेमवर्क के साथ खेलना है, फंक्शनैलिटी के ऊपर। ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन में काम आता है। ठीक है, और सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर जो है बेसिकली काम आ रहा होता है, यानी वर्किंग जो है ना आपकी वो एक सिंगल पेज पर ही हो रही होगी। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि मल्टीपल पेजेस पे आप ट्रैवल कर रहे होंगे, मल्टीपल पेजेस में जो नेविगेशन है उसके थ्रू आप जो है ना एंगुलर जेएस के साथ काम कर रहे होंगे, नहीं सिंगल पेज के लिए बिल्ट है। ये वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में एंगुलर जेएस को लेकर आए। ठीक है, पहले वाले हैं हमारे, हाँ बेसिकली जावास्क्रिप्ट में लिखी जाती है एक तो ये। ठीक है, और ये दो लोग हैं जिनकी वजह से हमें पढ़नी पड़ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा यहाँ देखें, फर्स्ट लाइन जो है, इट इज़ रिटन इन जावास्क्रिप्ट
with the reduced jQuery library called, देखें जरा, jQuery Lite। तो एक रिड्यूस फॉर्म है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, और इवन एक जावा बेसिकली एक jQuery की भी रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है। तो अभी आप आगे जब हम चलेंगे ना, तो आप लोग देखना कि jQuery से इसका सिंटेक्स मिलता है, डॉलर वगैरह जो साइन है ना सारे, उससे इसका सिंटेक्स काफी मिल रहा होगा। फंक्शंस बनाने हैं, जैसे हम jQuery में फंक्शंस बना रहे होते थे, यहाँ पे भी उस तरह से मिलते जुलते फंक्शंस हमें बनाने होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये मिस्को हेवरी और एडम एब्रॉन्स जो है ना, ये दो डेवलपर्स थे जिन्होंने डेवलप किया है एंगुलर जेएस। और इसके अलावा फर्स्ट जो रिलीज है इसकी वो 2010 के अंदर रिलीज हुई है, और बाकी ये लेटेस्ट रिलीज नहीं है जो यहाँ लिखी हुई है 2.4.3। ये बुक्स अराउंड 2017 के अंदर की है, ये स्लाइड 17 या 18 की है, तो ये उस वक्त का फ्रेमवर्क है, उस वक्त ये लेटेस्ट चल रहा था। अच्छा, एक इंट्रोडक्शन है एंगुलर जेएस का। तो बेसिकली ये डेवलपर को इनेबल करती है कि आप जो है ना अपनी वेबसाइट, अपनी जो भी एप्लीकेशन है, अपनी वेबसाइट है या अपनी जो भी वेब एप्लीकेशन है, उसको पार्ट्स में इनकैप्सुलेट कर दो। जैसे आप यहाँ बोर्ड देख रहे हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बोर्ड को 4 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर दें, तो हम क्या कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, बीच में एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और दो लाइंस हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल इंटरसेक्ट कर देंगे, ऐसे ही है। एक पॉइंट बीच में लगाया, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये बोर्ड 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मैं एक पार्ट में आपसे कहूंगा यार कुछ ऐसा करो कि फर्स्ट हाफ, ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ना लेफ्ट वाला, इसके अंदर आप जो है ना वो एंगुलर जेएस का कोड करो, और राइट साइड के ऊपर आपने जो है ना सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखनी है। अब राइट साइड पे आप एंगुलर जेएस का कोड करोगे भी ना, तब भी वो चलना नहीं चाहिए। राइट साइड पे आप एंगुलर जेएस का कोड करोगे तब भी वो नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एंगुलर जेएस पे डिफाइन कर दो ना कि भाई ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में चलेगा, तो फिर क्या होगा, सेकंड क्वार्टर में एंगुलर जेएस वर्क नहीं करेगी। यानी वेबसाइट की एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आप डिफाइन कर दोगे कि यार इस एक डिफ के अंदर सिर्फ एंगुलर जेएस का कोड चलना चाहिए और पूरी वेबसाइट पे ना चले, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। और बाय द टाइम हम जब काम करेंगे एंगुलर जेएस में, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ भी जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एंगुलर जेएस ऑब्जेक्टिव क्या है एंगुलर जेएस का जी? अभी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ बैठ जाओ जरा। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव है एंगुलर जेएस का आपको प्रोवाइड करना फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क का फायदा क्या होता है, फ्रेमवर्क के थ्रू हमें लाइब्रेरीज मिल रही होती हैं, प्री मेड फंक्शन मिल रहे होते हैं जो कि पहले से बने हुए होते हैं, हमें क्या करना होता है, उनको एक्सेस करके उनको यूज करना होता है, ठीक है। तो हमें फ्रेमवर्क का फायदा मिल रहा है कि हमें एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क तो कम से कम प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक वेल स्ट्रक्चर्ड आप वेब पेज बनाने के लिए एंगुलर जेएस को यूज कर सकते हो। अगेन वही वाली बात कि एंगुलर जेएस को यूज करते हुए हम कुछ पोर्शंस को बाकायदा सेट कर सकते हैं कि यार लेट से मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं पूरी वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट लगाऊं, तो पूरी वेबसाइट जो है ना मेरी लोड होने में टाइम लगाएगी। मैं एक पर्टिकुलर पार्ट पे जो है वो एंगुलर जेएस अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और सिर्फ उसी पार्ट पे एंगुलर जेएस अप्लाई होगी, तो पूरी वेबसाइट का लोडिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पूरी वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई नहीं हो रही। मैंने तो पर्टिकुलर डिव में लगाई है ना एक, जब मैंने पर्टिकुलर डिव में लगाई तो सिर्फ उसी डिव में एंगुलर जेएस काम करेगी। उससे बाहर अगर आऊंगा और एंगुलर जेएस का कोड करूंगा तो नहीं चलेगी। मतलब हाँ, एंगुलर जेएस को हेड तुम्हें लिंक तो ऊपर ही करना होगा, उस पर हेड में ही करना होगा या तो नीचे बॉडी के एंड में, लेकिन उसका जो तुम्हें काम करना है ना यहाँ पे एचटीएमएल कोडिंग वगैरह करनी है, ठीक है, वो तुम एक पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हो कि यार इससे बाहर ये ना चले, तुम बाकायदे से सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगेन एप्लीकेशंस को ये बहुत सिंपल बना देती है, इजी टू रीड, मेंटेन और टेस्ट। यानी आप आराम से रीड कर सकते हो, मेंटेनेंस अच्छी हो सकती है, क्योंकि दायरा जब कोड कम होता है, रिड्यूस फॉर्म है जावास्क्रिप्ट की, तो अब आप आराम से जो है ना अपना काम कर सकते हैं, बेहतरी आ सकती है। क्यों एंगुलर जेएस को चूज करना है जी? जरा रीजंस देखें क्या है। इट मेक्स अस इम्प्लीमेंट एमवीसी एंड मेक इट इजी टू करेक्टली इम्प्लीमेंट एमवीसी। यानी एमवीसी को इम्प्लीमेंट करना और एमवीसी को करेक्टली इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, एक बात जो कि इसने अभी मतलब क्या ले ट्रिक किया है, मतलब कुछ ऐसा प्ले किया है कि आप कह सकते हैं कि एमवीसी के जो जितने भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो 100% वो नहीं है जो ओरिजिनल एमवीसी पे काम, जिसमें हम ओरिजिनल एमवीसी में काम कर रहे होते हैं। जो हम आगे टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, सी शार्प पढ़ेंगे,
तो ASP.NET MVC पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आप लोग लारावेल पढ़ोगे, तो लारावेल के अंदर भी हम MVC की डिजाइन अप्रोच को यूज कर रहे होते हैं। तो MVC में और लारावेल में आप लोग नोट, यानी ASP.NET में और लारावेल में आप लोग ये नोट करोगे कि वहां पर MVC का स्टाइल है काम करने का अलग, और यहाँ पर MVC का जो काम करने का स्टाइल है या वर्क फ्लो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको MVC इंप्लीमेंट करने का मौका प्रोवाइड करती है पूरा पूरा। सेकंड पॉइंट क्या है जी? द मॉडल कंपोनेंट्स ऑफ AngularJS आर बेसिक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल सही, बेसिक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स पे काम हो रहा होता है, ठीक है। इट अलाउज अस टू हैव आवर कस्टम डिफाइंड टैग्स। ये कस्टम डिफाइंड टैग्स हमारे अच्छे हैं। आप किसी भी एक टैग को, फॉर एग्जांपल आप H1 भी बना रहे हो ना, तो आप उसको कस्टमली डिफाइन कर सकते हो। इसके ना कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, एंगुलर जेएस में डायरेक्टिव्स में काम करते हैं, यानी समझे कि सारा खेल जो है ना एंगुलर जेएस में वो डायरेक्टिव्स का है। आपको व्यू में जितना भी काम करना है, व्यू में आपको जहां पे भी खेलना है, जो भी आपको काम करना है, वो सब आपने डायरेक्टिव्स के थ्रू करना है। अब डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? ये एट्रीब्यूट्स की तरह यूज होते हैं। जैसे आप लोग इमेज का टैग लगाते हो तो हाइट देते हो, सोर्स देते हो, ऐसे ही आप कोई भी टैग अगर H1 का लगाते हो तो लेट से आप उसको अलाइन दे सकते हो, क्लास दे सकते हो, कर सकते हैं ना हम। ये क्लास एक एट्रीब्यूट होता है, आईडी एक एट्रीब्यूट होता है ना। तो आप यहाँ पर एट्रीब्यूट देते हो, ये एनजी से स्टार्ट होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? इट प्रोवाइड सिंपल एंड फ्लेक्सिबल फिल्टर्स दैट हेल्प्स अस टू। तो यहाँ में फिल्टर्स वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हैं, फिल्टर्स को भी इंशाल्लाह देखेंगे आगे। एंगुलर को क्यों चूज करना है, अगेन यहाँ पे कुछ और रीजन है, ठीक है। और जरा देखें, फर्स्ट वाला रीजन देखें जरा, काम का है आप लोगों के। क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट से कम कोड की जरूरत पड़ती है आपको, यानी ये जावास्क्रिप्ट से कम कोड में जो है ना वो काम करता है। जो कोड है ना, अगर तुम 4 लाइन का कोड जावास्क्रिप्ट का लिखोगे, भाई जरा बातें नहीं जरा सुने, अगर आप 4 से 5 लाइन का कोड जावास्क्रिप्ट का लिखोगे तो आप वो काम 1 से 2 लाइन में एंगुलर जेएस में कर सकते हो। ये मतलब है इसका, ठीक है। एंगुलर जेएस की तरह फाइल होती है। अच्छा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एंगुलर जेएस नीड लेस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी वही जो सिंटेक्स वाली हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सिंटेक्स की फाइल होती है ना, स्क्रिप्ट्स जो होते हैं, ये वो कम रिक्वायर कर रहा होता है, सही है। फिर इट सप्लाइज सेवरल बिल्ट इन सर्विसेज। ये बहुत सारी बिल्ट इन सर्विसेज लेकर आ रहा होता है वाकई। ये सर्विसेज और डायरेक्टिव्स वगैरह पे पूरा एंगुलर जेएस जो पूरी समझे काम हो रहा है ना, सब एंगुलर जेएस में जो काम कर रहे हैं वो सर्विसेज और डायरेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं। ये जो एमवीसी की भी इम्प्लीमेंटेशन है, आप जगह जगह सर्विसेज यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर हम सर्विसेज खुद भी बना सकते हैं। एमवीसी, जरा इस एमवीसी को पढ़ें, जरा इस एमवीसी को देखें और मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आया, फिर मैं बताता हूँ एमवीसी क्या है। सब लोग देखो, जाओ सिस्टम देखो, कनेक्ट करने की शुरू खुल गया। उधर 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 वो कबीर के बराबर में जाओ, ट्राई करो। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, टेंशन नहीं। जी भाई, और कभी कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया?
भाई आप लोग एक मरतबा रीड करो और आपको जो भी समझ में आए उसको अपने जहन में बैठा लो, ठीक है? फिर अब इसको डिस्कस करते हैं। ये जरा कनेक्ट कर ले फिर आप, जल्दी करो। ये पैटर्न बहुत काम आएगा। अब अगर आप अभी से समझ लेंगे तो आगे फिर आपको क्लासेस के अंदर प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि आप ये कहेंगे कि सर ये कहाँ से आया, ये वेरिएबल कहाँ से आया, या लेट से आप ये कैसे यूज कर रहे हैं, या लेट से आपने ये कंट्रोलर क्या लिखा, या लेट से आपने ये क्या लिखा। तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आज हम इसको समझ जाएंगे ना, उसका स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। तो जाहिर है आज हम इसे इम्प्लीमेंट तो नहीं करेंगे, वो तो अभी नेक्स्ट क्लास में पहले बेसिक्स एग्जाम्पल देखेंगे, या नेक्स्ट क्लास में नहीं तो आज चल इम्प्लीमेंट कर भी लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं आपको इस पर बिल्कुल लगा दूंगा क्या, बस ये होता है। हम बिल्कुल बेसिक से आएंगे, बिल्कुल स्टार्ट से आएंगे, लेकिन क्या एटलीस्ट हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जी। तो अब्दुल्ला कुछ समझ में आया तुम्हें? कौन अब्दुल्ला आया नहीं आया? मोहम्मद अली। जी सर, कुछ समझ में आया आपको? जी। नहीं आया। बराबर में कौन बैठा हुआ है? अली के लेफ्ट साइड पर हुदैफा। हाँ बेटा। जी भाई इरसा, कुछ आया समझ में? कुछ भी नहीं? मतलब इंग्लिश को उर्दू में भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे आप? सिर्फ ट्रांसलेशन भी अगर बता दें तो? नहीं ताहिरा, कुछ तो 1%, बस 1% का सवाल है अभी। अच्छा भाई, एमवीसी मॉडल और व्यू और कंट्रोलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखें। एमवीसी मॉडल व्यू और कंट्रोलर है, ठीक है? अब एमवीसी एमवीसी क्यों है? बेसिकली एक डिज़ाइन पैटर्न है। डिज़ाइन पैटर्न मैंने आपको बताया कि अगेन यूज़र के लिए नहीं है डिज़ाइन पैटर्न। ये डिज़ाइन पैटर्न किसके लिए है? हमारे लिए, डेवलपर्स के लिए। कैसे डिज़ाइन पैटर्न है हमारे लिए? ऐसा नहीं होता कि हम वेबसाइट जो क्रिएट करते हैं या जो यूआई बनाते हैं वो यूआई फ्रंट से एमवीसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नहीं, यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि आपने एमवीसी, आप में से किसी को पता है फेसबुक पे एमवीसी अप्लाइड है या नहीं है? आपको पता है? आप में से किसी को पता है? नहीं पता, लेकिन फेसबुक पे एमवीसी अप्लाइड है, ठीक है? आपको पता है दराज के ऊपर एमवीसी अप्लाइड है या नहीं है? है दराज में एमवीसी अप्लाइड, सही है। हर बड़े स्ट्रक्चर के अंदर, हर हर बड़ा जो यूआई है ना, हर बड़ा जो आपका जो भी बड़ा जाइंट है, जो भी बड़ी वेब एप्लीकेशन है, अगर आप ट्राई करो ना तो आपको उसके अंदर एमवीसी के बहुत आसानी से जो है ना वो मिल जाएंगे, जो पैटर्न है, ठीक है? आपको आसानी से ट्रेसेस मिल जाएंगे कि यहाँ एमवीसी यूज़ की गई है, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे और आप सोचोगे कि यार हाँ ये डिज़ाइन, ये वाला बटन जो है, या लेट्स से ये जो बटन है वो ये मैकेनिज्म से काम कर रहा है, ठीक है? या आप सिंपल पता करो कि भाई कोई भी वेबसाइट का पता करो। लेट्स से दराज का मैंने पता किया है, तो दराज का ये सीन है कि दराज के अपने डेवलपर्स कहते हैं कि हाँ ये एमवीसी के ऊपर काम कर रही है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने अपडेट किया है जो भी सारा पैटर्न था इनका, वरना बेसिक ये वेब फॉर्म्स पे काम कर रहे थे। अमेज़न में मैं भी एमवीसी पे काम कर रहा हूँ। एमवीसी का नहीं पता, अमेज़न का नहीं पता, फेसबुक का और इसका तो पता है मुझे, दराज का। फेसबुक का तो वैसे इंटरनेट पे पड़ा था, दराज का तो मैंने एक बंदा काम करता है तो मैंने उससे पता किया। तो भाई एमवीसी पे काम कर रहे हैं। अब एमवीसी आपको फ्रंट से लगती है कि कोई डिफरेंट है नॉर्मल वेबसाइट से? आपको दराज या ओएलएक्स में कोई डिफरेंस लगता है? लगता है कोई डिफरेंस? ये भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। यहाँ पे भी आप कोई चीज़ बाय सेल कर सकते हो, वहाँ पे भी आप कोई चीज़ बाय सेल दराज पे और ओएलएक्स पर कर सकते हैं ना भाई? दराज पे और ओएलएक्स पे हम बाय सेल कर सकते हैं चीज़ें, है ना? दोनों एक तरह की वेबसाइट्स हैं। अब सीन क्या है? सीन क्या है कि भाई एमवीसी डेवलपर्स के लिए तो ये काम किस तरह करता है? अ, हम लोग बाहर जाते हैं ना खाना खाने के लिए, आप लोग भी जाते होंगे, सब लोग जाते हैं यहाँ पर। हाँ भाई, सब लोग वहाँ पीछे, अली हुदैफा और शारिक, सब लोग हम लोग बाहर जाते हैं खाने वगैरह खाने के लिए। तो क्या, किस तरह का सिस्टम है? फिर से बताएं जरा क्या सिस्टम होता है? ऑर्डर करती हैं आप?
हाँ फिर उसको 1 घंटा देखते हैं, फिर बताएं 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 आगे। ठीक है, सही है। रख लिया ना, वापस कर दिया। अच्छा अच्छा, वो कहता है आपसे फीडबैक क्या लेने का। अच्छा नाइस, सही। अच्छा, इसको और डिवाइड करते हैं। हम बाहर रेस्टोरेंट जाते हैं किसी, ठीक है, तो क्या होता है अगर हम पूरे उस प्रोसेस को डिवाइड करें, तो कोई फॉर एग्जांपल हमने वो सारा प्रोसेस हटा दिया कि मेन्यू आ रहा है, फिर हम 1 घंटा देख रहे हैं क्या मंगवाए, नहीं ये नहीं, ये तो कल का आया था, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। अब उसको तो हम फिलहाल पीछे करते हैं। हमने मेन्यू देखा, हमने फॉरन कुछ ऑर्डर कर दिया, हमने कहा यार ये डील नंबर 1, या लेट से ये जो डिश है ना ये वाली, ये डिश ले आओ आप, ठीक है। अब वो डिश नंबर 1 लेने गया, और हम पूरे प्रोसेस को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे हम ना, हमें हमें सब कुछ पता है कि यार ये कैसे कैसे हो रहा है। हम डिश नंबर 1 को हमने ऑर्डर दिया, अब वेटर जो है ना उसने अपने पास हमारी रिक्वेस्ट को नोट कर लिया, ठीक है। अब उसने हमारी रिक्वेस्ट को नोट कर लिया, तो क्या खुद वेटर बनाता है ये डिश हमारे लिए? कौन बनाएगा भाई? कोई ना कोई शेफ होगा। वेटर ने हमारी रिक्वेस्ट को हमसे दिया, एक्सेप्ट किया। अब वेटर हमारी रिक्वेस्ट को लेके आ गए शेफ के पास, शेफ के पास। अब फॉर एग्जाम्पल आज शेफ नहीं आया तो क्या क्या होगा? वेटर क्या कहेगा? वेटर ये कहेगा कि सर सॉरी, वी आर नॉट ऑफरिंग सर्विसेज टुडे, आज हमारा ये शेफ नहीं है। तो ये जो डिश थी, लेट से भाई, अब होता है ना हर जगह पे शेफ्स होते हैं कि यार वो ये वाली डिश जो है ना ये वाला शेफ अच्छी बनाता है, तो रेस्टोरेंट भी कहता है भाई ये वाला शेफ जो है ना ये डिशेस 4-5 डिशेस बनाएगा, ये वाला शेफ ये 4-5 डिश बनाएगा, और शेफ नंबर 3 जो है ना ये 4-5 डिशेस बनाएगा। काम डिवाइड हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, काम डिवाइड हो जाता है। अब शेफ नंबर 1 नहीं आया इधर, बातें नहीं, शेफ नंबर 1 नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या होगा? और फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा आपने जो डिश ऑर्डर किया वो शेफ नंबर 1 ही अच्छी बनाता है, और रेस्टोरेंट में उसी का काम है ये बनाना, तो क्या होगा? फिर वेटर आएगा, वेटर वेटर आपको ये नहीं कहेगा वहां जाएं देखें शेफ मिलेगा तो उससे कहते हैं खुद ही वो आपको बना के दे देगा। वेटर आएगा, वेटर आपसे कहेगा कि यार आप, असल में मसला ये है मैडम कि आज जो है ना हमारे ये वाले शेफ नहीं है, तो आप काइंडली कुछ और ऑर्डर कर लें, हम ये डिशेज आज ऑफर नहीं कर सकते, आप ये ऑर्डर कर लें। ऐसा हो सकता है ना भाई? आपसे एक्सक्यूज क्या कहते हैं? अच्छा मैडम नहीं कहते, अब ये मेरा कसूर तो नहीं है ना, मैडम नहीं कहते तो खैर, कोई भी एक्सक्यूज करता है, कोई भी एक्सक्यूज करते होंगे और आपसे कहते होंगे कि भाई ये वाली डिश अवेलेबल नहीं है। भाई अच्छी जगह जाएगा। हम तो जहाँ जाते हैं। अच्छा भाई इधर सुनो, टॉपिक से आउट नहीं हो, जो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। भाई किसी अच्छी, सोचे आप किसी बहुत अच्छी जगह गई हैं, ठीक है। अब मसला ये है, अब मसला ये है कि हम जब वहाँ गए, तो या ये जब वहाँ गई, इनको वेटर ने कहा कि भाई आप ना मैडम ये आज आए नहीं है, ये डिश हम आपको अवेलेबल नहीं कर सकते, आप कोई और ऑर्डर सेलेक्ट कर लें। आपने कहा ठीक है यार ये वाली नहीं, ये वाली डिश सेलेक्ट कर लेते हैं, आपने वो मंगवा ली, वो लेकर आपके लिए जो है ना वो ऑर्डर गया, शेफ को दिया, शेफ ने आधे घंटे में 15 मिनट में जो भी टाइम लिया ऑर्डर तैयार करके दे दिया। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को इधर एमबीसी की तरफ लेकर आए, तो वो जो शेफ ने ऑर्डर तैयार करके दिया, क्या शेफ ने वेटर से बनवाया या खुद से बनाया? खुद से बनाया। जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो भी सारा सामान होगा, वो किसके पास होगा? शेफ के पास। लेकिन क्या शेफ खुद लेकर आ गया आपके पास? फिर तो वेटर हमारे इस केस में कंट्रोलर है। जरा ध्यान से सुने, वेटर हमारे इस केस में कंट्रोलर है। अब इसको वेबसाइट के ऊपर लेकर आते हैं, मैं वेबसाइट पे गया और मैंने क्लिक किया व्यू डाटा के ऊपर। सुनना जरा, मैंने व्यू डाटा पे क्लिक किया, वेबसाइट पर अपनी आया है, मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारा यूजर है मेरे पास ना। मैंने व्यू डाटा पे क्लिक किया। अब जब मैंने व्यू डाटा पे क्लिक किया ना, तो एक प्रोसेस चला, ठीक है। ये बटन के पास मेरी रिक्वेस्ट गई, ऐसे ही है ना, बटन के पास जब मेरी रिक्वेस्ट गई ना, तो बटन ने क्या किया, उस व्यू ने क्या किया, कंट्रोल बेसिकली वो कंट्रोलर का सारा सिनेरियो होता है। उसने क्या किया, मॉडल को रिक्वेस्ट की, मॉडल हमारा शेफ, मॉडल से कहा कि भाई यूजर जो है वो ये डाटा मंगवा रहा है, तो है या नहीं है? मॉडल ने कहा नहीं है यार। तो कंट्रोलर ने कहा कि डाटा नॉट एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई अगेन। मुझे फ्रंट में बता दिया। डाटा कंट्रोलर ने क्या किया, ये व्यू को दिया, व्यू कौन है? हमारी वेबसाइट का यूआई है ना।
वेबसाइट का यूआई क्या रहेगा ना, व्यू। कंट्रोलर ने हमारे व्यू को मैसेज दिया कि जी वहां पे आप प्रिंट करवा दो क्या चीज, डेटा नॉट एग्जिस्ट या डेटा डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वेबसाइट पर आए कबीर साहब, इन्होंने क्लिक किया व्यू ऑल डेटा, या कोई इन्होंने और वैल्यू डाली कि भाई इसका मुझे इस यूजर का डाटा चाहिए। अच्छा, उस यूजर का डाटा जो है ना वो था, उस यूजर का डाटा जो है ना वो था डेटाबेस में। अब उस यूजर का डाटा जो है ना वो था, तुम जरा मुझसे बात करना तो मैं कुछ चीज बताऊंगा। उस यूजर का डाटा था हमारे पास डेटाबेस में या मॉडल के पास या जो भी। तो बटन के पीछे जो मैकेनिज्म था ना कंट्रोलर का, जिसने रिक्वेस्ट को हैंडल किया था कबीर की, वो रिक्वेस्ट हैंडल हुई और वो रिक्वेस्ट गई मॉडल के पास, जैसे वो वेटर गया था शेफ के पास वो खाना बनवाने। ये रिक्वेस्ट गई कहाँ, मॉडल के पास। मॉडल ने कहा हाँ ये डाटा एग्जिस्ट करता है। तो जब ये डाटा एग्जिस्ट करता है, कंट्रोलर ने कहा ठीक है लाओ दो कंट्रोल, ये डाटा दो मुझे। मॉडल ने अगेन कंट्रोलर को वो डाटा दिया। कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स लेकर वापस आ रहा है। ठीक है, वापस आ रहा है, उसने व्यू को दिया ये डाटा, कंट्रोलर ने डाटा व्यू को दिया। अब जब ये डाटा व्यू को मिला तो व्यू ने क्या कर दिया, हमारे सामने डाटा को शो कर दिया। जी बोलो। व्यू जो है कस्टमर के सामने आने वाला वो यूआई है, कस्टमर साइड, कस्टमर साइड। लेकिन अगर व्यू कस्टमर बन जाएगा, लेकिन अगर व्यू कस्टमर बन जाएगा, कस्टमर अगर व्यू होगा तो वो जो डिनर ला के देगा वो क्या होगा फिर, क्यों, कंट्रोलर तो वेटर है ना। इन तीनों में से एमवीसी में इन तीनों में से कोई भी कस्टमर नहीं है। ये जो व्यू है ना, ये वो डिश है जो हमें मिल रही है। मॉडल जो कंट्रोलर, सुनो, मॉडल जो व्यू वो यूजर इंटरफेस है जो हमारे सामने आएगा, वो डिश है जो बनकर आएगी। ठीक है, व्यू वो यूआई है, वो यूजर इंटरफेस है जो मॉडल जब डाटा दे रहा है ना। भाई ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए थी ताकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चला जाए। व्यू वो डाटा है, व्यू वो चीज है जो कि मॉडल जब डाटा देगा ना, अब डायरेक्ट मॉडल जब डाटा दे देगा कंट्रोलर को, तो आपके सामने तो टेबल की फॉर्म में आएगा डाटा, है ना। तो आपका वो व्यू कहलाएगा। सही है, क्या है व्यू, जो कंट्रोलर जब लेकर आएगा ना, तो यूजर के सामने कास्ट करने के लिए एक फॉर्म में उसको शो करना पड़ेगा। अब किस फॉर्म में शो करना होगा भाई, अगर यूजर का डाटा है और टेबल की फॉर्म में शो करना पड़ सकता है, ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में शो करना पड़ सकता है, फिर 4 यूजर्स है लेट से। इसके अलावा फॉर्म के तौर पे शो करना पड़ सकता है कि भाई आपने एडिट करना है तो ये क्लिक करो। तो डिपेंड करता है कि व्यू वो किस टाइप का होगा, लेकिन व्यू होगा जो यूजर के सामने शो होगा। ठीक है, जैसे वो होटल वाले केस में या रेस्टोरेंट वाले केस में, जो डिश थी ना हमारी, जो बनकर आ रही थी एट द एंड, वो व्यू कहलाती है। सही, कंट्रोलर का काम है, व्यू जो है हमारा वो यूआई जो हमें नजर आ रहा है। नहीं, हम यूएक्स क्यों कहलाएंगे, यहाँ पे यूएक्स अभी नहीं है कोई। वो तो उस वेबसाइट को यूज करने के बाद जो एक्सपीरियंस मेरे जहन में आएगा, जो मैं कहूंगा यार बड़ी ही पूरी वेबसाइट थी, ये एक्सपीरियंस है मेरा। सही, या वो रेस्टोरेंट से निकलने के बाद इट्स कहेंगी यार मंगवाया कुछ था लेकर कुछ आ गया, बड़ा ही कोई बुरा रेस्टोरेंट था, ये यूजर एक्सपीरियंस होगा। सही, तो भाई तो ना इस तरह का सीन होता है। अब मॉडल क्या होता है, दोबारा करते हैं कंट्रोलर को, अब अपनी इधर लेकर आते हैं दोबारा अपनी डेवलपमेंट साइट पर। अब वो रेस्टोरेंट की एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए थी, अब कभी आइंदा कभी जिंदगी में रेस्टोरेंट की एग्जांपल किसी को नहीं देनी। ठीक है, ठीक है ना हुदैफा, हुदैफा, ठीक है ना, कभी किसी के सामने एग्जांपल नहीं देनी। अब कुछ नहीं, कोई अपनी कोई डिफरेंट एग्जांपल सोचेगा जो पूरी उतर रही हो। मॉडल क्या होता है, जो डेटा प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। कंट्रोलर कौन होता है, हमारी क्लास को देख के हमने ये एग्जांपल दिए, जी, बट आप कोई और देते जो इजी है हमारे दिमाग में बैठी, हमने इसलिए रेस्टोरेंट की दी है, मैंने इसलिए रेस्टोरेंट की दी है क्योंकि वो हमारी बहुत जिंदगी नॉर्मल लाइफ से बहुत रिलेट करती है। और ये सिर्फ आपको नहीं दी, पहले भी 1-2 मरतबा दे चुका हूँ। नहीं, तो कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है,
कंट्रोलर क्या होता है? वेटर नहीं होता। कंट्रोलर हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। क्या करता है कंट्रोलर? हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। मॉडल क्या होता है? कंट्रोलर जिसके पास डेटा के लिए जाता है ना, या जो कंट्रोलर को डेटा प्रोवाइड करता है, वो मॉडल होता है। ठीक है, डेटा का जितना भी काम है, डेटा, बिजनेस लॉजिक लेयर, आपके सॉफ्टवेयर की तो लॉजिक लेयर होगी सारी कि यार अगर ये यूजर ये डेटा रिक्वायर कर रहा होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये शो कर दें, या लेट से ये फंक्शन लगाना है, ये एल्गोरिथम लगाना है, ये वाला मेथड लगाना है, ये सब कुछ कहाँ पर होगा? आपके पास मॉडल में। ठीक है, इसके बाद व्यू क्या होगा? ये जो मॉडल डेटा पास करेगा ना कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर जिसके थ्रू यूजर को डेटा शो करेगा वो क्या कहलाएगा? व्यू। सही है? ये सही है यहाँ तक जी? हाँ पूछो जी। रेस्टोरेंट की एग्जांपल देने की जरूरत ये थी कि एमवीसी की इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, इंग्लिश में लिखी हुई है, मैंने भी उसको सिर्फ ट्रांसलेट करके बता दिया। लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट की एग्जांपल नहीं देता ना, तो बेटा आज की क्लास में तो समझ में आ जाती, लेकिन आज की क्लास के बाद तुम्हें कभी जिंदगी में समझ में नहीं आती एमवीसी की एग्जांपल। और अगर अब भी ना आए ना, अगर अब भी ना आए तो अल्लाह ही हाफिज है जी। पूछो। अब मर्जी है तुम्हारी, कैलिबर देख लो अपना। वैसे सर हौज़ैफ़ा ने बात सही की कि इतनी आगे डिग्री और इजी एग्जांपल भी समझ में ना आए तो फिर जी पूछो पूछो क्लास रिकॉर्ड भाई, लेजेंड को भी पूछना है, पूछो। क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। एडोबी एक्सपी पर यूआई यूएक्स बनते हैं। मैंने यूआई यूएक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि जब हम यूआई यूएक्स को बना रहे होते हैं, यूआई यूएक्स पे काम कर रहे होते हैं, तो सबसे हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? किसके? एक्सपी के? अच्छा यहाँ देखें, एक और एग्जांपल है एमवीसी की। देखिए सर, एक और एग्जांपल है यहाँ पर, कुछ समझ में आ रहा है इससे? हाँ भाई हुदैफा, हुदैफा समझा सकते हो? जरा देखो इसमें मॉडल क्या कर रहा है भाई। हाँ क्लास में मुझे तो बैठो जी। मॉडल है वो, देखा, इसीलिए मैंने वो रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल दी थी। अगली स्लाइड मुझे पता था ना कि अगली स्लाइड पर ही आऊंगा ना, भूल जाओगे। यहाँ पे मैं क्लासेस भी उतार रहा हूँ ना, ऐसे बगैर आंखों के, क्लासेस के बगैर भी आंखों से देख रहा हूँ, तो व्यू लिखा हुआ है HTML5 के ऊपर, ठीक है, और मॉडल, और मॉडल यहाँ लिखा हुआ है जहाँ वेरिएबल डिफाइंड है। तो डेटा कहाँ होता है? जहाँ वेरिएबल्स होते हैं ना। तो पहले अभी बताया कि मॉडल डेटा के साथ व्यू, HTML CSS और जितना भी तुम्हारा बूटस्ट्रैप, जो भी तुम्हारा यूआई होगा सारा, वो होगा। और कंट्रोलर क्या होगा? देखो यार नीचे देखो, कंट्रोलर जावास्क्रिप्ट का वो डॉक्यूमेंट होगा जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा होगा। कंट्रोल का मतलब है इन दोनों में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम कर रहा होगा। रिक्वेस्ट क्या होती है? रिक्वेस्ट वो होती है जो आप किसी से कहें, यार लेट्स से मैं किसी से कहूँ कि यार ऐसा आप पॉसिबल है काइंडली मुझे पानी पिला दें, फॉर एग्जाम्पल, किसी से कहूँ यार पॉसिबल है काइंडली मुझे पानी पिला दें, वो कहे कि नहीं मैं नहीं पिला रहा, फॉर एग्जाम्पल। मैंने रिक्वेस्ट की, सामने वाले ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। मैंने रिक्वेस्ट की, सामने वाले ने मुझे, या हम वो वेटर के पास गए, हमने कहा भाई मैं वो डिनर खाना खाना है, लेट से ये फिर गई, इन्होंने कहा मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उसने कहा कि भाई ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप काइंडली दूसरी डिश सेलेक्ट कर लें। ये जो एट अ टाइम उसने बंदे ने इनको रिस्पॉन्स किया ना कि यार ये वाली डिश हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप दूसरी डिश सेलेक्ट कर लें, ये उसका रिस्पॉन्स था। या फॉर एग्जाम्पल डिश अवेलेबल थी, वो गया, उसने शेफ से बनवाई और वापस लेकर आ गया, ठीक है। अब ये टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमें इसमें 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है। लेकिन जब हम डेटा की रिक्वेस्ट करते हैं वेबसाइट के ऊपर, जो असल जो रियल वर्ल्ड में जो ज़रूरत है एमवीसी की, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर ये होता है कि बटन पे क्लिक किया और इंस्टेंट, यानी आपकी पलक झपकने से पहले, अगर आपका इंटरनेट अच्छा स्टेबल है, क्या होता है? आपके सामने डेटा होता है ना ऐसा, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल जो है ना बिल्कुल ही इंस्टेंट होती है, मतलब वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये अभी आप बटन दबाने के बाद ये कह रहे हैं
अभी जो है ना वो मॉडल मेरे कंट्रोलर मेरी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। अब कंट्रोलर मेरी रिक्वेस्ट को मॉडल के पास लेकर गया। अब मॉडल ने मेरी रिक्वेस्ट को देखा कि हाँ डेटा है, इसने मुझे कंट्रोलर को दिया और कंट्रोलर ने व्यू को दोबारा वापस कर दिया। आप वहाँ पे इतना भी नहीं कह सकते, इतना टाइम भी नहीं होता, क्लिक किया और डाटा शो हो गया। ये सब कुछ ना विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई होता है ना? ऐसा ही है ना? जब आपका सर्वर प्रॉब्लम कर रहा होगा, आपका जो सर्वर है ना वो प्रॉब्लम कर रहा होगा, उसके अंदर कोई ऐसा इशू होगा कि उस पर ये तो क्लाइंट बहुत सारे आ रहे होंगे एक साथ ही, और उसको हैंडल वो नहीं कर पा रहा होगा उसमें जो सारा मैकेनिज्म है। हाँ, तो अमेजोन के सर्वर अपने हैं, खुद के हैं। जी। अच्छा, अब यहाँ पे भी एमपीसी की तरह इम्प्लीमेंटेशन है, देखिए जरा कॉन्सेप्ट है, इनको जरा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। मेरी बात से अगर कुछ डिफरेंट लगे तो मुझे बताइएगा। सबसे पूछूंगा तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। जी जूबिया, जी बताइए। बताइए। Disorder is not available. ये कंट्रोलर रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। नहीं, किसी ने तो पढ़ लिया होगा कुछ। शारिक, बात समझ में आ रही है तुम्हें? शारिक, तुम अभी क्यों आ गए? छुट्टी कर लेते कुछ है। नहीं, शारिक से मेरी रिश्तेदारी है ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल, तो शारिक को मैं फायदा दे रहा हूँ। हाँ, शारिक के पेपर खुद ही कर लेंगे, तुमसे करवा देंगे। तुम्हारा एमएस ऑफिस का पेपर लगेगा इस मरतबा, सैटरडे को। हाँ बेटा, बहुत प्यारे नंबर आए थे आपके। क्यों? सैटरडे को ये लोग भी आएंगे, इनका एचटीएमएल का भी है। तुम्हारा भी इस मरतबा पेपर है, एचटीएमएल का भी और एमएस ऑफिस का भी है, दो पेपर हैं इनका। जी, आपका भी है एचटीएमएल का। आपने बुक ही नहीं दी तुम्हें। सबका है। सर बुक ही नहीं दी तो पड़ेगा क्या? सर ये रिश्तेदारी चल रही है, आप पास कर देंगे सर, ये किसको? रिश्तेदारी चल रही है। किसको? किसको? सर नहीं, सबको इस तारीख को भी और शारिक खुद ही पास होगा, मैं थोड़ी पास करूंगा, पहले भी खुद ही पास हुआ है। तो मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, इंशाल्लाह। देखते हैं, सर लेट्स आपने सी। कोई बुक नहीं देखी है एचटीएमएल की, 3-4 दफा इसने कंप्लीट की ओ है। माय गॉड, शारिक खुद ही पास होगा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। भाई हाँ, एमवीसी में क्या समझ में आया आपको? क्या ये वही है जो मैंने पढ़ाया था या कुछ डिफरेंट यस है? सर, ये वही है जो आपने पढ़ाया था और हमें समझ में आया, कंट्रोलर और सेम। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे बेसिकली कुछ लाइफ साइकिल है, किस तरह से कोड हो रहा होता है, इसको हम खुद देखेंगे, अभी इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं।
ये लें और ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। छोड़ो, क्या करोगे इम्पोर्टेंट का यार। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के भी कुछ पेपर में चीज़ें आती हैं। मैंने HTML के इम्पोर्टेंट दिए हैं, मैं क्लासरूम पर होंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में होंगे। सेंटर में होंगे तो तुम्हारे आप कभी तो दे ना दे सर, पर हमें कब देना? देखता हूँ कि सेंटर में आज जितनी भी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स होंगी दे दूंगा आप लोगों को। सर आज भी ना फर्स्ट सेमेस्टर की सेंटर में जितनी भी बुक्स होंगी सब दे दूंगा आपको आज। सिर्फ आपको नहीं मिल रही, मल्टीपल एक और भी बैच है उसको बुक नहीं मिल रही। उसको भी नहीं मिले सर। मैंने ऑर्डर की है बुक्स। फ्री ऑर्डर कब तक? अच्छा भाई, एंगुलर जेएस की लाइफ साइकिल में जरा आगे चलते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है। मॉडल सही नहीं है सर, आपके फिर मॉडल सही नहीं है। मॉडल मॉडल चेंज कर लें। क्या सर, आप मॉडल? कंट्रोलर है ना? हाँ, हाँ तो सर आपके मॉडल जो है वो मैं क्यों मॉडल चेंज करूँ? सबको नहीं आता। तो भाई एंगुलर जेएस के अंदर ना जरा देखें, एंगुलर जेएस का जो यूजेज है ना डिफरेंट जगह पे, तो ये कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं, इसमें से कुछ तो सीधी बात है मुझे नहीं पता क्या सीन है। तो ये एंगुलर जेएस पे बनी हुए हैं और अब तो इवन ये यानी अभी भी 2021 के अंदर इस टाइम पे ज़्यादातर वेबसाइट्स जो है ना वो एंगुलर पे, रिएक्ट पे और इससे सारे फ्रेमवर्क पे कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये PS3 की यूट्यूब थी जो कि दायरा है वही मैं बता रहा हूँ कि सेशन 17 में कहीं बनाए गए थे, 16-17 में। तो ये सारी एप्लीकेशन ना एंगुलर पे उस वक्त बनी थी। पेटीएम है एक इंडियन, वो है क्या कहते हैं यार, तुम्हारा होगा भाई, फ्रीलांसर्स एक वेबसाइट है, पाकिस्तान लव। खैर ये फ्रीलांसर्स की वेबसाइट है। ये एक और वेबसाइट है जी एंगुलर जेएस की। अब एंगुलर जेएस की अपनी है वेबसाइट पे, अगर एंगुलर को यूज ना करे तो फिर एंगुलर जेएस को मेरे ख्याल से बंद कर देना चाहिए। सर ये फ्रीलांसर डिफरेंट हो जी, सकता है। मॉल्स ही एक वेबसाइट है, ये काम करती है और समरिया सेक्शन की। फ्रीलांसर एक कोर्स नहीं है, फ्रीलांसर एक कोर्स नहीं है। फ्रीलांसर का सीन ये है कि फ्रीलांसिंग एक कह लें कि अगर बंदे के पास थोड़ा टाइम फ्री होता है तो मतलब जैसे कहते हैं ना घर से बैठकर काम करने को कहते हैं बेसिकली फ्रीलांसिंग। आप कोई जॉब नहीं करती, सुकून से घर में बैठे अपनी मर्जी के टाइम पे आपने काम करना है और कुछ आपको उसके बदले जो है ना पेमेंट मिलेगी, खत्म। डिजाइनिंग, डेवलपमेंट वगैरह। फाइवर पे जाएं, फाइवर पे मैं क्या बोलूं, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग कोई भी फ्रीलांसिंग नहीं आ रही है। तो उसे फ्रीलांसिंग ही कहते हैं जो फाइवर पे काम करते हैं। तो सर फाइवर पे काम यही होता है जो आपने सिखाया भी है। हाँ, इसके अलावा भी बहुत है। सर किसी का लोगो चेंज करना, लोगो डिजाइनिंग करना, यूआई के अंदर जो है ना वो PSD टू HTML CSS वो PSD टू HTML का टेम्पलेट डिजाइन करना, ये सब उसमें आता है। आप ये सब काम कर सकते हैं, आप लोग ये सारे काम कर सकते हैं। नहीं पढ़ा ना। PSD टू HTML डिजाइन करना, फोटोशॉप का एक डॉक्यूमेंट मिलता है आपको, उससे आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह का पूरा डॉक्यूमेंट बनाना होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ना अच्छा खामोशी से बैठो भाई, तुम लोग भी जोकर से कम नहीं हो किसी। अभी कमेंट्स पास नहीं करना किसी के बारे में, नेक्स्ट टाइम।
बी केयरफुल, बैठे रहो। जी नहीं, 1 मिनट रुक जाए, मैं जरा ब्रेक तो नहीं ले रहा कोई फोल्डर। अच्छा भाई, जरा यहाँ पर देखें, अब मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिएगा जरा। तो ये मेरी HTML की फाइल है, ठीक है, और इसके अलावा ये मेरा एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, सही है। इस जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में मैंने एंगुलर जेएस को रखना है, ठीक है, और इसके अलावा फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह से काम करेंगे। एंगुलर जेएस मैं कहाँ से लूँगा? एंगुलर जेएस की अपनी वेबसाइट से लूँगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे और नीचे क्या लिखा हुआ है। तो आप ट्राई न्यू एंगुलर पे क्लिक नहीं करेंगे, आप नीचे डाउनलोड एंगुलर जेएस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर ज़रा यहाँ देखें तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, और यहाँ तो हम लेटेस्ट वर्जन लेंगे, ऐसे ही मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन लेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखो 3 वर्जन आ रहे हैं इसके, मिनिफाइड, अनकम्प्रेस्ड या जिप, ठीक है। अनकम्प्रेस्ड ले सकते हो, लेकिन अनकम्प्रेस्ड का ये सीन होगा, वो अगेन उसका लोडिंग टाइम ज़्यादा होता है जब ब्राउजर पे वेबसाइट लोड हो रही होती है, तो हम कंप्रेस्ड यानी ये मिनिफाइड वर्जन लेंगे। इसके बाद आपने CDN लेना है, तो आप यहाँ सिंपल इसे जो है ना वो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इवन सेलेक्ट किया, कंट्रोल C प्रेस करोगे, यहाँ से कॉपी कर लोगे तो यहाँ कॉपी हो जाएगा डायरेक्टली। इसके अलावा आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पे इधर क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है, आप ब्राउज कर सकते हो इसे यहाँ से। इसके अलावा npm इंस्टॉल, ये npm मैंने नहीं कॉपी नहीं किया, मैंने अभी बता रहा हूँ कि मैं कॉपी करूंगा नहीं, मैं डाउनलोड करूंगा फाइल। तो अब npm का मतलब ये होता है कि बेसिकली ना ये एक पैकेज मैनेजर होता है npm। ये नोड और रिएक्ट वगैरह को इंस्टॉल करने के काम आता है, बेसिकली नोड को इंस्टॉल करने के काम आता है और फिर उससे रिएक्ट इंस्टॉल होती है। तो ये npm वो पैकेज मैनेजर है, ठीक है। हमने क्या करना है अभी फिलहाल, हमने सिर्फ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है अभी, और हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। जब इस तरह का पेज आ जाए तो यहाँ पर आओ, सेक्शन में मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है अपना, Ctrl+S, और हमने यहाँ सेव करना है lesson 1 में JS के फोल्डर में, ठीक है। ये भाई तुम लोग भी देख लो, ये प्रॉब्लम आ रही होगी यहाँ पे, सिंपल सेव कर लिया, ऑटोमेटिकली इसकी एक्सटेंशन वगैरह सब सही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फोल्डर जब ओपन हुआ है ना, तो ये इसके अंदर क्या है नजर आ रही है, angular.min.js। अब अपने क्या करना है, अपनी HTML की फाइल को किससे लिंक करना है, ज्यादा छोटा तो नजर नहीं आ रहा, अभी ठीक हो गया। अच्छा,
अभी क्या करते हैं, यहाँ बॉडी का टैग भी बना लेते हैं। भाई बातें नहीं एमल, बॉडी का टैग में आ गया। यहाँ पर देखें, समझ में नहीं आएगा इसलिए कह रहा हूँ, एक ही चीज़ देखें, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है पूछें। अच्छा तायरा सुने, VS कोड में क्या होता है, अभी ये यहाँ पे देख रही है, एक सर्कल सा बना हुआ आ रहा है। अभी ये फाइल सेव्ड नहीं है इसलिए सर्कल बना हुआ आ रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे ही ब्राउजर में व्यू कर लूंगा ना, ये राइट क्लिक किया मैंने, तो मुझे ब्राउजर में कोई भी आउटपुट शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे H1 लगा देता हूँ इवन। अब मैंने सेव किया ना इसको, तो ये हेडिंग शो हो रही है। बट फॉर एग्जाम्पल मैं ये हेडिंग यहाँ से रिमूव कर दूँ, हेडिंग मैंने रिमूव कर चुका हूँ लेकिन फाइल सेव नहीं है। मैं 1000 मरतबा इसको रिफ्रेश कर लूँ कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है तायरा, इसलिए कल आपको प्रॉब्लम हो रही थी मे बी। अच्छा इसके अलावा और सुने, मुझे यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी लिंक करना है। जाहिर है जिस एंगुलर को मैं उससे जिसके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिंक करूंगा। ठीक है, तो किस तरह काम करेंगे उसमें, स्क्रिप्ट और कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, फोर्स्ड इंटेलिजेंस ओपन हो जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस, जब मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस किया ना, मेरे पास 2-3 आइटम्स खुल गए। फर्स्ट वाले का मतलब है कि आप भाई CDN यूज करना चाहते हो तो आप HTTPS यूज करोगे। ठीक है, सेकंड वाले का मतलब है कि आप HTTPS यूज करोगे भाई अगेन CDN के लिए, तो मुझे पहले से एक लिंक टाइप का दे रहा है। थर्ड वाले का मतलब क्या है कि आप file1.html को लिंक करवाना चाहते हो, और 4 में देखो ये मुझे बता रहे हैं कि भैया आप फोल्डर्स को चाहते हो लिंक करवाना। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, मुझे JS की फोल्डर में कौन सी फाइल चाहिए, बस खत्म, और क्या, फिनिश। तो ये फाइल लिंक हो गई। अच्छा अब कैसे पता चलेगा फाइल लिंक हो गई, मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर, एक सर्टेन टैग के अंदर एंगुलर जेएस पे काम कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस डिफ के अंदर काम करूँ। तो मुझे यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, वो डायरेक्टिव कहलाता है, ng डैश ऐप, बस ये मेरा डायरेक्टिव है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं प्रिंट कैसे करूंगा डेटा अपना, कोई क्लास नहीं देंगे। अभी देखो तो h2, और अब मैं यहाँ पे ना रेगुलर एक्सप्रेशंस पास करूंगा, यानी डबल कर्ली ब्रैकेट से होते हैं। ठीक है, अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स वहां बने हुए आएंगे ना ब्राउजर में, इसका मतलब एंगुलर जेएस नहीं चल रही। और अगर ये नहीं बने हुए आएंगे और इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, तो एंगुलर जेएस रनिंग कंडीशन में होगी। ठीक है, माय फर्स्ट एंगुलर जेएस ऐप, सबको थोड़ा सेट कर दें। अब ये है कि मुझे भी आदत है ना मतलब सेव करने की बार बार। ठीक है, तो इसलिए अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, वरना तायरा जो प्रॉब्लम आपको हो रही थी ना कल, मुझे सेम प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती थी कि मैं देख रहा हूँ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ यार क्या मसला है। अब ड्रीमवेयर में मुझे आदत थी, जब मैं यहाँ सेंटर हेप्टेक में पढ़ता था, मुझे आदत थी टीचर बताते थे बेटा F12 प्रेस करो और बस मामला खत्म। लेकिन फिर जब मैं हेप्टेक में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ड्रीमवेयर यूज़ किया, उसके बाद जब हम VS कोड पर आए हल्के हल्के, तो हमें इशूज आने लगे कि यार ये कैसे सेव होगा, डॉक्यूमेंट तो व्यू नहीं हो रहा। अभी कुछ दिनों पहले मुझे ये जूबिया कह रही थी सर वो CS की फाइल लिंक नहीं हो पा रही, तो मुझे शुरू में ये मसले बहुत होते थे। ये सारे मसले नॉर्मल है। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसका मतलब है ये फाइल सही से सेव नहीं हुई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मसला है। ये फाइल ओपन हो पा रही है हमारी, बिल्कुल सही है। अब कभी ऐसा होता है कि हम ये फाइल्स को सही से लिंक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारी कह सकते हो कि आप ना क्या कहते हैं, हमारा जो ये एंगुलर जैसा कोड है ये सही से स्टार्ट नहीं हो पाता, ये एप्लीकेशन सही से स्टार्ट नहीं हो पाती। अभी देखते हैं जा रहे हैं कर्ली ब्रैकेट नहीं जा रहे। अच्छा अब जरा इनको चेंज करते हैं,
और इसकी जगह चेंज करते हैं, समझ जरा देखना। एनजी ऐप और सर वो एनएनजी करके कुछ नहीं नहीं नहीं, एनजी ऐप ही है। एक मिनट। अरे और स्क्रिप्ट भी सही लिख रहे हैं, सर ये आ वो रहा भी है सही लिख रहे हैं। मुझे सीएसएस नहीं हो रहा था उसका पहला एक मिनट ना, वाला ये सर सही तो लिखा हूँ। एक मिनट रुकिए जरा, मैं देखता हूँ मेरे पास क्या इशू आ रहा है। तो जाओ। जाओ। अच्छा अच्छा, अरे स्क्रीन में चली गई। अच्छा एनजी ऐप ठीक है, इस तरह से ही चल रहे हैं, टाइपिंग से जा रहे हैं, जेएस जेएस। ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आने चाहिए, देखते हैं। सर तो हमने हेडिंग में लिखी है ना टेक्स्ट के अंदर नहीं नहीं चाहिए मुझे कर्ली ब्रैकेट चाहिए। यही इसका सिंटैक्स है, मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई मिस्टेक हो रही है मुझसे, मैं देखता हूँ उसको सही करने की कोशिश करता हूँ। अनकंप्रेस्ड। सर कल आप ऐसी से दुकान आए नहीं पाया क्या? सर आप कल आप आए नहीं मैथ इशू है समझ में आया कल मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि कल वाली क्लास के बच्चों का टेस्ट था, जिस क्लास में मैं उस वक्त था। बहुत पक्के बच्चे हैं वो, जैसे ही निकला क्लास से कौन सबके फोन निकल गए। सर मुझे भी पता है अरे बहुत। हम अच्छी जी है, है उनका बैच मिला ही मुझे, इसलिए है कि उनको सुधारना है। सर तो हमारा किस लिए मिला आपका तो स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई। स्क्रिप्ट, हाँ बहुत। मैंने कुछ कहा ही नहीं, बिल्कुल बहुत। सर आपने बताया नहीं मुझे क्या? नहीं अरे यारी एक मिनट एक मिनट, पहली मरतबा थोड़ी कर रहा हूँ।
बंद करो। अच्छा भाई देखे जरा, इस तरह का सीन है ये, मैं दिखाता हूँ। मैं काम सही कर रहा हूँ, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। देखें देखें HTML के अंदर मैं ये टाइप पास कर रहा हूँ, नहीं मैं तो यहाँ दिखा सकता हूँ ना। ये मैं HTML के अंदर जनप नहीं है एंगुलर जेएस का टाइप पास कर रहा हूँ, बेसिकली डायरेक्टिव पास कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू अपनी फाइल्स को लिंक कर लिया, ठीक है, जो कि मुझे ऐसे ही करना था, ठीक है। ये मेटा कैरेक्टर सेट देके देखता हूँ, हाँ मे बी, लेकिन मेटा कैरेक्टर सेट से कुछ होगा नहीं। एक मिनट नहीं, अच्छा खैर, कोई फायदा नहीं है इससे भी। मसला ये है कि ना, ये मैं इस तरह से स्टेटमेंट पास करना चाह रहा हूँ, ये दिख रही है, मैं ये करना चाह रहा हूँ और ये नहीं हो रहा है। तो अब वजह क्या है अभी मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या इशू है, वरना ये हो जाता है यूजुअली। एक और काम करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं छोटा सा, उसकी वैल्यू पास करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने किया इनपुट टाइप, जी ng डैश मॉडल, और हाँ बेहतरीन हो गया, ठीक है चल गया। हाँ नहीं मेटा टैग से नहीं हुआ ये, इनपुट जरा इनपुट टाइप इसमें सही चल रहा है, बाकी रेगुलर एक्सप्रेशन में बाहर लिख लेंगे, मसला नहीं। जो हम नॉर्मल लिखना था, जैसे माई एप्लीकेशन, वो सब हम बाहर लिख लेंगे, बाकी जो टेक्स्ट है हम वो इसके अंदर कर लेंगे। लेट्स से दिस इज सही। तो मैं नाम लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, वो नाम कहाँ पे चेंज हो रहा है जाके, मेरी एप्लीकेशन में चेंज हो रहा है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं ये एन अब यहाँ से हटा देता हूँ, और अब ये काम सही चल जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, मैं थोड़ा सा भी नर्वस हुआ, मुझे पता था कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एरर तो हर बंदे से होता है, ठीक है, वैसे भी हम इंसान हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा अभी जरा ना देखो, इस डिफ के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एंगुलर जेएस का डायरेक्टिव कहाँ पास किया है, कहाँ ऊपर, देखो एंगुलर जेएस का जो डायरेक्टिव है ng-f मैंने कहाँ पास किया है, ये जो ng-f है ना, ये ng-f है, ये एक डायरेक्टिव है। ये क्या करता है, एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है, क्या करता है, एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है। अभी इसके अलावा मेरी एप्लीकेशन कहीं भी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, मैं ना यही सेम काम, ये देखो ये पैराग्राफ वाला टैग, अभी काम करेगी भी ना एप्लीकेशन, तो वो एफिशिएंट नहीं होगी उतनी जितनी मैं अभी काम कर रहा हूँ। देखो अगर ये काम कर रही होती तो कर्ली ब्रैकेट्स बने हुए आते व्यू में, भाई यहाँ पर तो नहीं बने हुए आ रहे, ऊपर तो नहीं बने हुए आ रहे, हालांकि दोनों जगह सेम, बिल्कुल सेम टेक्स्ट है, लेकिन नीचे क्या हो गया, पूरा टेक्स्ट ऐसे ही प्रिंट हो गया। तो मैंने आपको जो कहा था कि आप बोर्ड के क्वार्टर का एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन बना सकते हो, यानी उसके बाहर अगर आप एंगुलर जेएस का कोड करोगे तो वो रन नहीं होगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है,
यस सर वही हो रहा है। जी नहीं, लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि जिस div के अंदर, ये देखो div के अंदर एंगुलर जेएस का ngApp यूज हुआ है, अब ये div जहाँ क्लोज हो जाएगी ना, उसके बाद एंगुलर जेएस वर्क नहीं करेगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा ही पेज जो है ना वो एंगुलर जेएस पे वर्क करे सही से, तो इसको आप कहाँ ले जाके रख दो ngApp को, जहाँ हमने पहले रखा हुआ था इसको। अब दूसरा वाला सही हो गया। अब HTML की टैग क्लोज होने तक आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगी। ये वाला सीन है, मसला यहाँ तक। सर ये बॉक्स कैसे आया फिर? ये तो टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है ये नॉर्मल हमारा, जो हम इनपुट टाइप पहले फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। देखें इसमें कुछ नया है तो बता दें। ngApp और ng मॉडल, अब ये ng मॉडल क्या है? ng मॉडल बाइंड करने के लिए एक एट्रीब्यूट है। आपको याद है हम नेम लिख रहे होते थे, आईडी देते थे जावास्क्रिप्ट में, वो पासवर्ड वाला मैं आपको याद होगा हमने बनाया था। उसमें क्या था, हमने पहले एलिमेंट को आईडी दी, उस आईडी को हमने जावास्क्रिप्ट में फेच किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो पूरी लाइन लिखनी पड़ती थी, var name equals to document dot get element by id, फिर एलिमेंट की आईडी दो, फिर वहां लिखो कि भाई इसकी वैल्यू चाहिए, इसका नाम चाहिए, लिखो डॉट वैल्यू, भाई हाँ इसकी वैल्यू चाहिए, फिर वो वैल्यू आए, फिर उसको चेंज करो, वॉट एवर, बहुत सारी चीजें ऐसे ही है। इतना सारा कोड, तो क्या मैंने 2 लाइन्स के अंदर वो सारा काम कर दिया? एक लाइन के अंदर इनपुट टाइप डिफाइन कर दिया, दूसरी लाइन में किसी एक टैग के अंदर उस इनपुट को बाकायदा दोबारा प्रिंट भी करवा दिया। क्या ये आसान है या वो जावास्क्रिप्ट आसान थी? ये कोड में रिड्यूस्ड है, कम जगह में या कम मेहनत करने पर ज्यादा आउटपुट मिल जाता है मुझे। सही, मसला यहाँ तक। सर इसमें CSS अप्लाई करें। इसी में CSS अप्लाई करें तो इस पैराग्राफ की का कलर चेंज कर देते हैं। और आपके लिए भाई, अगर आप कह रही हैं कि फोल्डर में मसला आ रहा है आपको, तो मैं यहाँ इस फोल्डर के अंदर JS का एक फोल्डर बना रहा हूँ। न्यू फोल्डर और CSS, और इस फोल्डर के अंदर न्यू फाइल, style.css, ठीक है। और इस पैराग्राफ को आप क्लास दे लें। इसका कलर चेंज करके इसको रेड कर देते हैं। ऐसे ही कर दो जैसे तुम्हें अच्छा लगे भाई। लिंक, स्टाइल शीट, CSS, हो गया काम खत्म। एक मिनट, एक मिनट, ये डार्क रेड दिख रहा है कलर, चेंज हो गया, बस हो गई CSS अप्लाई। सर वो भी क्लास हो गया है। थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है सर ब्रेक कर लेते हैं। सर आपने ये नोट की है?